हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स। तो बच्चों, टैक्स का पेपर मैं आपको अपने ही चैनल पर पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। जो पेपर आप लोगों का दिसंबर 2024 में हुआ है, आप जब भी ये सॉल्यूशन देखो, चाहे आप जून के लिए देखो, आपके लिए सॉल्यूशन बहुत काम आने वाले हैं। जून 2025 में चाहे दिसंबर 2025 में आप पेपर दे रहे हो, आपका ये जो पेपर है ये दिसंबर 2024। तो जो दिसंबर 2024 है ना, उसका पेपर कैसा हुआ था, उस पर क्वेश्चन पूरी के पूरे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक एनालिसिस की वीडियो जरूर बनाई है, बट वो जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करी थी कि कैसे कैसे कौन सा टॉपिक करना चाहिए। अभी जो है इसके बारे में मैं पूरा का पूरा आंसर देने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दिसंबर 2024। डिस्क्लेमर बच्चों, ऐसा हो सकता है कि कोई आंसर मेरा इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के साथ मैच ना करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 100% मैच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। 5 से 10% अगर मैचिंग में कोई प्रॉब्लम आए, वो उसका कारण बहुत सारे और रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ मुझसे मिस्टेक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने कमेंट्स में भी बता सकते हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर कोई मिस्टेक मुझे नजर आती है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अभी दिसंबर 2024। और जैसे कि पार्ट नंबर 1, एक फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि जो पार्ट है इसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट आपका पार्ट 1 है जिसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 है जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग कस्टम एक्ट। तो जैसे एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, जीएन कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है मेडिकल प्रैक्टिशनर इन विच डॉक्टर ललित एंड डॉक्टर अरिहंत इक्वल पार्टनर्स हैं, फर्निशेस द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम अपने बुक्स में, मैं अपने क्लासेस में करवाता हूं, बुक्स के अंदर है एक क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है वो उस पर चर्चा करें। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या मांगा है, बुक प्रॉफिट बता दो। तो दोस्तों, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। सो बच्चों, बुक प्रॉफिट निकालना है तो मुझे बताओ सारे, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मेट क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा, किसी को अगर जो मैं ये आंसर दे रहा हूं ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, क्या नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है? अच्छा, पहली बात, ये ना कैश बेसिस है, तो दोस्तों यहां पे हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मेट से नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर फॉर्मेट करेंगे टैक्सेबल रिसीट्स वाले। सो लिखते हैं टैक्सेबल रिसीट्स, क्योंकि बहुत लंबा पेपर है, मैं प्रेजेंटेशन पर काम नहीं कर पाऊंगा पूरा, बट मैं आपको यहां पर फटाफट मेंशन करने जा रहा हूं कि टैक्सेबल रिसीट्स में क्या क्या आएंगी। तो बताओ, क्या 2280 आएगा? यस। कंसल्टेशन फीस आएगा, इसके बाद विजिटिंग फीस भी आएगा। यस, 2651 विजिटिंग फीस। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, यस, ये भी क्लिनिक का ही काम है। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये नहीं आएगा बच्चों, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ये भी लॉटरी इनकम है, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। ये अगेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम बायबैक ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, बच्चों ये भी कहां जाएगा, ये कैपिटल गेन में जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर ऑफ जेटा लिमिटेड, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा, तो यहां पर ये इनमें से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरी रिसीट्स तो आ गई है दोस्तों। मेरी रिसीट्स का टोटल बन रहा है कितना, 2280 प्लस 2651 प्लस 1,60,000, ये आ रहा है 50,91,000। दोस्तों, ये मेरी आ गई टैक्सेबल रिसीट्स। अच्छा, मुझे नोट्स भी चेक करते रहने चाहिए कि नोट्स इसके ऊपर ना हो, तो टैक्सेबल रिसीट्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करेंगे इसमें से अब पेमेंट अलाउड एज डिडक्शन। पेमेंट अलाउड एज डिडक्शन। बच्चों, पेमेंट अलाउड एज डिडक्शन में रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम ये माइनस ही नहीं करेंगे। सैलरी, असिस्टेंट की सैलरी माइनस करेंगे, कितना अमाउंट है, 4,65,000। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, अब ये म्युनिसिपल टैक्स पेड, इस पर क्या नोट है चेक कर लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड इज
टोटल म्युनिसिपल टैक्स 50,000 रुपए का है। हाँ, और तो भाई ये तो हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है म्युनिसिपल टैक्स, जो क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। हम पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, पीजीबीपी में सिर्फ सैलरी आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन पे किया है आपने, तो भाई इसकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी अनटिल अनलेस क्वेश्चन ये बोल दे कि ये बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी थी, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी भी कोई डिडक्शन यहां पे अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कितना अलाउड है? 12%। बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 12%। और बताओ कितना दिया हुआ है? 180 15% के बराबर है। अगर 180 15% के बराबर है तो 3% क्या होगा? 1,80,000 15% के बराबर है तो 3% के बराबर कितना होगा? 36,000। तो वो इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे यहां पर? एड बैक। डन डन। इसके बाद आपको एडवांस टैक्स पेड दिया है, एडवांस टैक्स पेड की डिडक्शन नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर क्या मिलेगा आपको? डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब खरीदी है? 1 मार्च 2024। और इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को इस पर 3 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कितना क्लेम करूंगा? 7.5%, हाफ रेट, हाँ या ना? तो 3 लाख का 7.5%, 22,500। तो 22,500 इसके अंदर अलाउ हो जाएगा। और चेक करो नीचे एक नोट भी था डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पे, कह रहा है टोटल अलाउड डेप्रिसिएशन 75,000 है अदर देन न्यू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज। तो ठीक है, मतलब उसको छोड़ के कितनी डेप्रिसिएशन अलाउड है? एज पर इनकम टैक्स 75। तो बस ये वाला डेप्रिसिएशन दे दो 75,000। और बोलो, और बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे कोई नोट नजर नहीं आ रहा है। तो लो जी, मैं यहां पे एडमिन एक्सपेंसेस भी डाल दूंगा 20 लाख। बच्चों ये मेरे आ गए टोटल एक्सपेंसेस, तो मैं ऐड कर दूंगा इसको। कितना बन रहा है? 20 लाख प्लस 75,000 प्लस 22,500 प्लस 36,000 प्लस 4,65,000 विच इज इक्वल टू 25,98,500, है ना? तो ये मेरी आ गई पेमेंट्स। बच्चों अगर मुझे निकालना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी बुक प्रॉफिट निकालना है ना पहले, तो बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट आएगा ये, कितना आएगा बताओ? A माइनस बी, 50,91,000, 24,92,500, 24,92,500। अब बताओ पहला पार्ट का आंसर मेरा आ गया 24,92,500, मेरे पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। ठीक है जी। बताओ अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द परमिसिबल रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन बतानी है कितनी अलाउ होगी। तो लो, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउएबल, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया, ये ए पार्ट का आंसर आ गया, बी पार्ट का आंसर मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउएबल। बताओ कितनी रेम्युनरेशन अलाउ होगी। अगर हम देखें तो भाई पहले 3 लाख रुपए पर 270, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। फिर बैलेंस के ऊपर 21,92,500, इसका 30% और सॉरी 60%, 21,92,500 का 60% विच इज 13,15,500। ये मैक्सिमम रेम्युनरेशन है जो अलाउ होगी। 15,85,500। बट चेक किया कि एज पर डीड कितनी रेम्युनरेशन की बात हो रही है? 75,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। तो भाई ये बता कितना कहना चाह रहे हैं? 75,000 इंटू 2 इंटू 12, ये कहना चाहते हैं 18 लाख। और हम कितनी रेम्युनरेशन दे रहे हैं इस पर डीड? तो 18 लाख बन रही है, तो ये तो कम बन रही है, तो हम इतनी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। 15,85,500 दिस विल बी द मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउएबल
एज पर माई बी पार्ट आंसर। डन। सी पार्ट कह रहा है कंप्यूट इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरी पीजीबीपी इनकम तो आ गई। लास्ट वाले पार्ट में पीजीबीपी इनकम भी बोला है, इफ द फर्म ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम। ठीक है, प्रिजम्पटिव स्कीम वाला भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट मुझे बताओ पहले ये वाला काम कर ले। वैसे क्यों ही करना है जब क्वेश्चन मांग ही नहीं रहा, टोटल इनकम मांग रहा है, नहीं मांग रहा। ई एफ में एफ पार्ट तो नहीं है, एफ पार्ट भी है ना, एफ पार्ट भी है, जी पार्ट भी है, बट अगेन टोटल इनकम तो कहीं भी नहीं मांग रहा, तो छोड़ दो, सी पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट की बात करते हैं। मैं कर ही नहीं रहा, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट कह रहा है कंप्यूट इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। लो जी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, आओ हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है, वो निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बताओ कितनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, लिखा हुआ ना रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फर्म 240, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई 240, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू भी दी हुई है वैसे तो, बट 240 अगर रेंट है तो विच एवर इज हायर में म्युनिसिपल वैल्यू ही आएगा, हाँ या ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू, ये सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू कह रहा हूं जी, अभी एक्चुअल रेंट आएगा तो एक्चुअल रेंट 240 है, माइनस कर दो इसमें से म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10,000 रुपए है साल का, ड्यूरिंग द ईयर टोटल म्युनिसिपल टैक्स 50,000 पे किया, जिसमें से 40,000 एडवांस पे किया, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ इस साल के पेड अमाउंट की मिलेगी, तो 230 ये बनेगा एनुअल वैल्यू, और इसमें से मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगा 30%, 2,30,000 रुपए के ऊपर 30%, 69,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या, हाँ दिया है ना। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना दिया है 48,000, तो 48,000 अब देखो वैसे तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई नोट नहीं दिया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कौन से घर का है, क्या ये इसी घर से कनेक्टेड है। मैं मान के चल रहा हूं इस घर से कनेक्टेड है, तो मैं वही बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ हाउसिंग लोन कितना दिया है 1 लाख, जिसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है 48, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। मुझे नहीं पता ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या नहीं, बट ये लेट आउट प्रॉपर्टी की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने वो डेटा के हिसाब से मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम फाइंड आउट कर लूंगा। तो बताओ दोस्तों मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी होगी, 1,13,000, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। बच्चों मैं अगले पार्ट पे आ गया हूं, डी। डी पार्ट क्या कहता है, जल्दी आओ। डी पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन मांग रहा है कंप्यूट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। आ जाओ जी, अदर सोर्सेज निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फाइंड आउट करने जा रहा हूं तो मुझे देखना है कि अदर सोर्सेज इनकम में क्या क्या इनकम दी है। एक तो मुझे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम दिया है, विनिंग इनकम, क्या वो नेट ऑफ टीडीएस है, जी हां, तो मैं इसको ग्रॉस अप करना चाहिए, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 70% इनटू 100% विच इज 1 लाख, तो 1 लाख हो गई अदर सोर्सेज इनकम। इसके अलावा अमाउंट रिसीव फ्रॉम बायबैक ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर। अब इसके ऊपर कोई नोट है क्या, लिखा है द फर्म परचेज 100 शेयर्स ऑफ जीटा लिमिटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट द रेट ऑफ 4250 शेयर्स, सच शेयर्स वर गिवन टू द कंपनी अंडर स्कीम ऑफ बायबैक। तो ये बायबैक हो गया बच्चों। वैसे तो रिसेंटली इसके ऊपर एक अमेंडमेंट आ चुका है 2024 में, मतलब जो नए बजट है उस पर अमेंडमेंट है, बट अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं 15 जनवरी 2024 को बेचा है, तो इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो पहले केस में क्या होता था, बायबैक पर कंपनीज खुद टैक्स पे करती थी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के अगर आपकी कंपनी के शेयर्स बायबैक हो जाते हैं ना, तो कंपनीज खुद टैक्स पे करती थी, इसीलिए शेयर होल्डर्स को यह टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता था। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहां पर टैक्स आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो बायबैक वाले पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके डन। सच शेयर्स वर गिवन टू द कंपनी अंडर स्कीम ऑफ बायबैक, द रेट वर 5,000 पर शेयर,
एग्जेम्प्ट, नो टैक्स, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 34A, ठीक है, नहीं लगेगा टैक्स। आगे आ जाओ, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा और कौन सी इनकम थी बेटा? इसके अलावा थी एक तो ये होगी, एक डिविडेंड है ना, ये तो आएगा कि नहीं आएगा? ये तो आएगा डिविडेंड इनकम। ये कितनी है? 24,000। तो बच्चों मेरी अदर सोर्सेज इनकम कितनी हुई? 1,24,000। आगे आ जाओ, ई पार्ट। ई पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, बताओ। ई पार्ट कह रहा है कि सर फाइंड आउट करो पीजीबीपी की इनकम अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम ले लेता 44ADA में। अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम लेता अंडर सेक्शन 44ADA, तो बच्चों जितनी भी मेरी रिसीट्स होती, ग्रॉस रिसीट्स, प्रोफेशनल रिसीट्स, उसका मेरे को 50% प्रिजम्पटिव इनकम मान ली जाती। यस और नो? और वो भी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चेक करें, 2280 2651 2280 प्लस 2651 प्लस 1,60,000। भाई देखो, टोटल इनकम तो 50,91 बन रही है, और क्योंकि ये 50 लाख से ज्यादा है तो प्रिजम्पटिव इनकम लगना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन 50,91 बन रहा है ना, तो ये प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं आना चाहिए। सो GN कंपनी shall not be covered under presumptive income since the gross receipts exceeds rupees 50 lakh। क्योंकि ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। डन। तो ये यहां पर लगेगा ही नहीं प्रिजम्पटिव इनकम। और एफ पार्ट की बात करें, कह रहा है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द फॉलोइंग केसेस इफ द फर्म ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44ADA 139(1). A firm opts to pay tax under presumptive taxation scheme। बताओ, अगर प्रिजम्पटिव स्कीम ली जाती है तो आपको बताना है कि कौन सा उसका ड्यू डेट ऑफ ITR होगा। बेटा प्रिजम्पटिव स्कीम लेने पर उसकी ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई होगी, क्योंकि ऑडिट नहीं होती है। बच्चों एफ वाले पार्ट में इसका पहला पार्ट होगा 31 जुलाई 2024। सिंस ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, प्रिजम्पटिव में तो ऑडिट होती नहीं अगर लेता तो। और अगर मैं नहीं लेता हूं तो क्या होगी? तो ऐसे केस में अगर मैं नहीं लेता हूं तो मेरे को ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट करानी पड़ेगी तो 31 अक्टूबर 2024। डन। इसके बाद आ जाओ जी पार्ट में। जी पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? कह रहा है इन केस जी कंपनी डज नॉट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करता है ना, तो वो 5 साल तक प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट ही नहीं कर सकता। जी, ही कैनॉट क्लेम presumptive scheme option for continuous period of 5 years। 5 साल तक वो ये ऑप्शन ले ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, वो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम दोबारा नहीं ले सकता। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, और छोटा ही था बट हां हर तरह के बेसिक्स को क्वेश्चन ने पूछने की कोशिश करी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो प्रिजम्पटिव इनकम हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मिसेस विजेता एज 31 ईयर्स वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर MPK and Company Private Limited registered at Mumbai। She has in a continuous service since 1818 and received the following salary and perks from the company during the year।
एंडिंग 31 मार्च 2024। तो करें सेकंड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट आपको निकालना क्या है बताओ। टैक्सेबल इनकम अंडर नेट सैलरी 5 नंबर में, वेरी गुड। सबसे पहले बेसिक पे बता दो, बताओ 1/8/18 से वो कंटिन्यूसली सर्विस में है, जॉब नहीं छोड़ी है, तो 1/8/18 से बेसिक पे आपको बतानी होगी क्या होगी। हमें प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए निकालना है, तो 1/8/18 से लेकर 31 जुलाई 2019 सैलरी कितनी होगी? 40,000। बोलो हाँ या ना। फिर 1 अगस्त 19 से 31 जुलाई 20 सैलरी कितने रुपए की इंक्रीमेंट हो गई? 5, तो 45 हो गई। फिर 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 50 हो गई। फिर 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 2022 55 हो गई। फिर 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 60,000 हो गई। और फिर 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 तक ये हो गई 60 के बाद 6,000 इंक्रीमेंट हो गए 66,000। मुझे चाहिए बेसिक पे 2023-24 के लिए, तो बताओ कितना आएगा। अप्रैल मई जून जुलाई 60,000 थी, तो 60,000 इंटू 4 प्लस 66,000 इंटू 8, तो बताओ कितना आया सैलरी। 60,000 इंटू 4 हो गया 240 और 66,000 इंटू 8 यह आ गया 7,68,000। तो ये तो आ गया मेरा बेसिक पे। इसके बाद मुझे क्या चाहिए बताओ, डीए। तो डीए ऐड कर देते हैं बच्चों। डीए क्या लिख रहे हैं? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 40% है ना उसका निकाल दो 7,68,000 का, तो बताओ कितना आया? 3,07,200। इसके बाद आ जाओ, कंपनी गिफ्टेड अ स्मार्ट वॉच 35,000 टू मिसेस विजेता ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। कंपनी ने गिफ्ट किया स्मार्ट वॉच कॉस्टिंग 35,000 टू मिसेस विजेता ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। बताओ गिफ्टेड अ स्मार्ट वॉच। अब भाई देखो, कंपनी ने अगर आपको गिफ्ट करी है तो ये एक एम्प्लॉयर ने गिफ्ट किया, 5,000 रुपए से ज्यादा का है, इसलिए टैक्सेबल होना चाहिए गिफ्ट। ठीक है जी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव व्यूज होते हैं इसको करने के। या तो आप पूरा 35,000 टैक्सेबल कर दो सिंस ये 5,000 से ज्यादा है। दूसरा व्यू क्या होता है कि 35,000 में से अगर 5,000 की क्या मिलती है? एग्जेम्पशन, तो आपको टैक्सेबल होना चाहिए 30,000। ठीक है। ऑल्टरनेटिव व्यू भी लिख रहा हूं मैं यहां पर। जी हां, ये जो ऑल्टरनेटिव व्यू है ये मैं सर्कुलर व्यू से लिख रहा हूं। ये सर्कुलर व्यू है, एक इनकम टैक्स का सर्कुलर आया हुआ है इसके ऊपर। और ऑल्टरनेटिव व्यू है इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा है। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से क्योंकि 5,000 से ज्यादा है, तो 5,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड। अच्छा, मैंने ये भी नहीं देखा कि नया रिजीम है ओल्ड रिजीम है। ओ, शी ऑप्ट्स द बेनिफिट्स ऑफ प्रोविजन ऑन द सेक्शन 115 बीएससी, मतलब वो प्रोविजन 115 बीएससी ले रही है ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जेम्पशन है ये आपको ठीक है, यहां पर तो ठीक है, गिफ्ट में ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो एग्जेम्पशन मिलती है ना वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें न्यू रिजीम के हिसाब से करना है। 2,500 रुपए पर मंथ है ना, 2,500 इंटू 12 कितना हो गया ये? 30,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 2,400 रुपए महीना, तो 2,400 इंटू 12 28,800। इसके बाद मोटर कार। मोटर कार में क्या करेंगे, जैसे परक्विजिट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। छोटी गाड़ी 1.6 लीटर से कम, owned by employer, provided to employee since 1/8/2023. It is partly used for official and partly for personal expenditure fully met by employer. तो बताओ कार कौन सी है? एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई।
तो क्या ये केस इंप्लॉयर इंप्लॉई है? हाँ सर, ये इंप्लॉयर इंप्लॉई है। गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए यूज हो रही है, ये भी समझ में आता है। एक्सपेंडिचर आर फुली मेड बाय इंप्लॉयर। जब पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो जाए ना और गाड़ी छोटी है और इंप्लॉयर इंप्लॉई का केस है, तो ऐसे केस में 600 900 900 900 हो जाता है। और इसका मतलब है 600 900 रुपए टैक्सेबल होना चाहिए। क्या गाड़ी सेल्फ ड्रिवन है? जी हां, तो 600 रुपए टैक्सेबल होना चाहिए। इनटू कब दी है गाड़ी? 1823। तो अगस्त से लेकर मार्च, अगस्त से लेकर मार्च का क्या मतलब हुआ? अगस्त से लेकर मार्च का मतलब हुआ सॉरी मैं गलती कर गया हूं, एक्सपेंडिचर भी फुली मेड बाय इंप्लॉयर है और गाड़ी भी इंप्लॉयर की, तो इंप्लॉयर इंप्लॉयर केस है। इंप्लॉयर इंप्लॉयर केस में 1800 रुपए वाला लगेगा, है ना? तो 1800 रुपए अगस्त से लेकर मार्च, ये बनेगा 8 महीने इंटू 8, तो 1800 इंटू 8, बोलो बोलो यस और नो। 14,400। डन डन दोस्तों। एलटीसी, एलटीसी बाय हर एम्प्लॉयर टू विजेता हस्बैंड ऑन वन चाइल्ड, कॉस्ट ऑफ एयर टिकट। बच्चों कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी क्योंकि आप नए रिजीम में हो, ठीक है? तो बस सिंपली जितना भी रिइंबर्समेंट हुआ है ना 35,000 पर पर्सन, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर मिसेस विजेता हर हस्बैंड एंड वन चाइल्ड, यानी 35,000 इंटू 3 एलटीसी फुली टैक्सेबल होगा। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,05,000। अगर आप नया रिजीम ले रहे हो ना तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर ऑल्सो पेड प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस विजेता, तो आपके बिहाफ पर पे कर दिया, तो ये बन गया इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। कितने रुपए? 2500 रुपए। अब ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। काफी लेंदी क्वेश्चन है, 5 नंबर के हिसाब से देखा जाए ना तो इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बच्चा 5 नंबर के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्या ही होगा इसके अंदर? 30 30 28,800 14,400 1,05,000 2500 12 12 85,900। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑल्टरनेटिव व्यू ये है, तो मे बी आपको इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में ये आंसर दे दे, आप लोग चेक कर लेना। ग्रॉस सैलरी इसमें से माइनस कर देंगे क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है नए रिजीम में, तो कितनी है वो? 50,000 ये मिल जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा सैलरी इनकम का, ये आपके सामने 12,35,900, 12,35,900। डन एवरीवन, ये मेरी सैलरी इनकम आ गई, खत्म। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हो गया, दैट्स इट। तो ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन ने बोला है कि आप एक फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हो, इंडिया में आ रहे हो, फर्स्ट टाइम फॉर बिजनेस इन इंडिया, बिफोर दिस ही नेवर ट्रेवल टू इंडिया। आपको ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 5 नंबर के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जैक्सन टैक्सेबल इनकम। बताओ, आपको यह बताया गया कि जैक्सन क्या कौन है? ROR है, RNOR है, कुछ भी नहीं लिखा ना। यूएस नेशनल है, इंडिया में आ रहा है पहली बार 11 जुलाई 2023 को। मुझे बताओ 11 जुलाई 2023 को अगर वो इंडिया में आ रहा है ना, तो ऐसे केस में 182 डेज का स्टे बन जाएगा, क्योंकि ये तो लिखा नहीं कब तक वो रहा इंडिया में। अब इसका मतलब 11 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक रहा होगा, तो 182 डेज से ज्यादा बनेगा। अब क्योंकि 182 डेज से ज्यादा बन जाएगा ना, इसलिए वो आर रेजिडेंट तो बन गया, बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो इसका आंसर जो हमें फाइंड आउट करना होगा वो RNOR के मुताबिक करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। भाई देखो, पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। अगर इंडिया में कोई भी एसेट को बेचकर कमाते हो ना, तो वो इनकम एक्रूराइज इंडिया होती है। टेक्निकल फीस रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इन यूएसए फॉर एडवाइस गिवन बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन चाइना। तो बताओ, क्या ये एक्रूराइज इंडिया होगा? नहीं, ये एक्रूराइज इंडिया नहीं होगा। बोलो, एक्रूराइज इंडिया नहीं होगा, एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया।
ठीक है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया नहीं पता ना वैसे, इन यूएसए कह रहा है, रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इन यूएसए। बट टेक्निकल फीस रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी है, कंट्रोल तो इंडिया से हुआ ना, कंट्रोल इंडिया से हुआ, तो ये टैक्सेबल होना चाहिए। एक मिनट, RNOR कर रहे हैं ना, इंडियन कंपनी है, प्रोजेक्ट चाइना में लगाना है, ठीक है, बट जो कंट्रोल है मैनेजमेंट है वो इंडिया से ही तो हुआ, तो ये इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए बेटा, ठीक है। 750। अगला आ जाओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, रिसीव इन यूएसए बट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये भी टैक्सेबल होना चाहिए, है ना। कंट्रोल इंडिया हो गया, हम RNOR है, RNOR में क्या होता था बताओ, एक्रूराइज इंडिया होगा तीनों को टैक्सेबल, रिसीव इंडिया होगा तीनों को टैक्सेबल, एक्रूराइज बाहर होगा, रिसीव बाहर होगा, कंट्रोल इंडिया होगा, तो ROR और RNOR को टैक्सेबल होगा, तो वो यही है। पास्ट फॉरेन टैक्स इनकम भूल जाओ। 5th, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए डिपॉजिटेड इन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन यूएसए। बताओ, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए 2,25,000, तो भाई 2,25,000 का रेंट मिला है ना, इस पे आपको 30% की नहीं, वैसे भी SBI पे तो है बट बाहर है ना, एक्रूराइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, सब कुछ आउटसाइड, तो सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल ही नहीं होगा किसी को। 6th, इंटरेस्ट ऑन FD इन ICICI बैंक इंडिया, तो ये टैक्सेबल होगा 40। बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जैक्सन टैक्सेबल इनकम, तो जैक्सन की टैक्सेबल इनकम क्या आएगी बताओ, यही आएगी कि नहीं, तो मेरे पास आ रही है 2,40,000, 7,50,000, 6,00,000, 15,90,000, 15,90,000। बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया हूं, 5 नंबर इसके बनते हैं, आगे आ जाओ। रघुवीर लेट आउट अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर 16,000 per month from 16 February. Fair rental value of such property 60,000 per quarter, where standard rent is 320. During financial year 23-24, Raghuveer paid following expenses, आपको दिए हुए हैं, और you are required to compute taxable income, assuming that he does not opt for 115 BSE, यानी ओल्ड regime में चला गया। किस में चला गया ये? ओल्ड regime में, ओल्ड regime में है। तो बताओ इस केस में क्या करेंगे? सी, भाई देखो पहले तो बताओ, प्रॉपर्टी तो एक ही है ना कि प्रॉपर्टी दो है? प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो पहले तो लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हमें चाहिए होगा म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है ना। 30,000 म्युनिसिपल टैक्स है जो कि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, तो क्या मैं म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकता हूं? कितना हुआ? 3 लाख। फेयर रेंट बताओ, फेयर रेंट तो दिया ही हुआ था 60,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 60,000 इंटू 4 240। बताओ क्या करते हैं? विच एवर इज हायर, क्या आएगा हायर? 3 लाख। फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है? 320। इसमें से क्या करना है? लोअर, लोअर कितना है? 3 लाख, है ना। और एक्चुअल रेंट कितना है? रघुवीर पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, आपने किराए पर दिया 16,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट कितना है? 16,000 इंटू 16 Feb 2023 को दिया, मतलब पूरे साल किराए पे था ना, इंटू 12, तो 16,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,92,000। बच्चों कोई लॉस ड्यू वैकेंसी या कोई अनरियलाइज्ड रेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है। सच अ हाउस वाज वेकेंट इन March 24, और वेकेंट है वेकेंट। बताओ वैकेंसी है, 1,92,000 आ रहा है ना, 1,92,000 आ रहा है ना। लॉस ड्यू वैकेंसी निकाल लो 1 मार्च की, 16,000। अब बताओ विच एवर इज हायर, अगर मैं हायर लेता हूं ना तो 3,20,000 रुपए को मैं अपना आंसर लूंगा, सॉरी 3 लाख और 1,92,000, 3 लाख को लूंगा। तो ऐसे तो मैं इसको जितना मर्जी कम कर दूं हमेशा हायर वही आएगा। इसी रीजन से इस 16,000 का बेनिफिट को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरा टैक्सेबल जीएवी कितना आएगा बताओ? 3 लाख रुपीस माइनस 16,000,
ये आना चाहिए जीएबी। तो ये आना चाहिए जीएबी कितना, 2,84,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको याद है, मैं रूल्स करवाता हूं लॉज वैकेंसी के लिए कि अगर एक्चुअल रेंट पहले से ही कम हो तो हम स्टैंडर्ड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज जो हायर है वो उठा लेंगे, जो लो जो ये सॉरी जो एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है विच एवर इज हायर वो उठा लेंगे और उसमें से लॉस वैकेंसी माइनस कर देंगे और वो है 16,000। माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्स अगर कुछ है तो चेक करें म्युनिसिपल टैक्स है क्या। हाँ है ना, म्युनिसिपल टैक्स तो है। कितना है, 30,000। तो भाई हम मान के चलेंगे इतना पे कर दिया तो 30,000 इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया 2,54,000। ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%, तो 2,54,000 पे 30%, ये आ गया 76,200। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 72,300 ये इंटरेस्ट ऑन लोन, और 15 फेब को कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 72,300 हम कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन जो है अब ये नहीं पता ये कब का दे रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ना, तो मेरे को तो पूरा ही लेना पड़ेगा। मैं इसको प्री कंस्ट्रक्शन भी नहीं कह सकता हूं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भाई अधूरी है, चाहे ये पहले का है बट इंटरेस्ट का अमाउंट किस पीरियड से कनेक्टेड है नहीं दे रहा। मैं यहां पे पूरा पूरा क्लेम कर रहा हूं 72,300। मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या आएगी, $1,05,500। डन, ये आ गया मेरा सी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कार्तिक ने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और इसने कुछ इंप्रूवमेंट्स करी हैं, ठीक है। आपको बताना है कैपिटल गेन। आओ थर्ड का ए देख लेते हैं। थर्ड का ए, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन के लिए मेरे पास लिखा हुआ है 58 लाख की प्रॉपर्टी बेची, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 6550। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 110% से ज्यादा है, तो 58 लाख रुपीस का 110% आता है 6380, उससे ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल कंसिडरेशन लेंगे, है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेंगे। तो कितनी वैल्यू है 6550 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया हुआ है, तो माइनस करो ना, कितना है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, यह है 25,000, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको दे दिया है, प्रॉपर्टी आपने 2001 से पहले खरीदी हुई है तो 2,25,000, या 1/4/2001 पर मार्केट वैल्यू 850 है विच एवर इज हायर, तो 225 और 8,50,000 विच एवर इज हायर 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय जिस साल में ट्रांसफर हुआ, और वो हुआ है 2023-24। 23-24 का इंडेक्स दिया होना चाहिए, 23-24 का है 348 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आया, यार 29,58,000। इसके अलावा माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में 2001 से पहले की जो इंप्रूवमेंट उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा 2001 के बाद वाली दो इंप्रूवमेंट है 7 लाख रुपए, तो जो 11-12 में इंप्रूवमेंट करी 7 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 348 से डिवाइडेड बाय 11-12 का इंडेक्स, 11-12 का इंडेक्स है 184। लो जी 7 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 184 विच इज 1323913, ये आ गया। इसके बाद आपने एक और इंप्रूवमेंट करी है 22-23, कितने रुपए लगाए हैं 16,55,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 22-23 का इंडेक्स 331, तो ये कितना आ रहा है 16,55,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 331, ये आ रहा है 17,40,000। ये बन गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
कितना आ गया 6550 माइनस 25,000 माइनस 29 58,000 माइनस 1323,913 माइनस 17 40,000, ये आ गया 5,03,087। ये मेरा आ गया 3 का ए। ये भी 5 नंबर ही होगा। हाँ, 5 नंबर से ज्यादा तो किसी ने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं। आगे आ लो। 3 का बी, ये आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक लग रहा है बेटा। तो हरीश एक लॉयर है, प्रोफेशनल इनकम उसकी दी हुई है 8 लाख रुपए। 3 का बी, पीजीबीपी इनकम आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है जल्दी बताओ? 8 लाख रुपए। इसके अलावा आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस दिया हुआ है बेसिकली, कितने रुपए का? 2.5 लाख का। अच्छा, आप ओल्ड रिजीम में हो, नए रिजीम में हो? You are required to compute total income, losses to be carried forward, assuming that he has filed his income tax return every year, assuming that Mr. Harish does not opt for 115 BSc। इसका मतलब क्या है? हम ओल्ड रिजीम से चल रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना दिया हुआ है? 2,50,000। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, या कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम, बट ओनली अप टू 2 लाख रुपीज। तो मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा। कितनी? 2 लाख रुपए। तो ये सेट ऑफ करने के बाद आएगा 6 लाख रुपए। आगे आ जाओ। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस भी है, इसका क्या करेंगे? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है, तो कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाओ, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, ये 112 ए वाला गेन है। 1 लाख से ऊपर पे टैक्स लगता है, तो ये तो 50,000 रुपए ही टैक्सेबल होगा एलटीसीजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो भाई पहले तो कैपिटल गेन को मुकाते हैं। कैपिटल गेन में अगर मैं इस हेड की बात करूं तो आपके पास एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, जो कि दिया है कितना? 150, बट उसमें से सिर्फ इफेक्टिवली 50,000 ही है, क्योंकि 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट ही हो जाता है 112 ए में। अब बताओ 625 है ना, जो 625 है ये आप सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना कर सकते हो? 625 है ना, तो आप 85,000 ही कर पाओगे बस। कैपिटल गेन में और कोई इनकम तो दी नहीं हुई, तो ये हो गई बाहर कैपिटल गेन। इसके अलावा ये आपने एडजस्ट कर दिया पीजीबीपी के साथ, एडजस्टेड विद पीजीबीपी। तो भाई ये तो आ रहा है कितना? 2 लाख एडजस्ट कर दिया, तो ये तो आ गया 50,000, जिसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। क्या ये बात क्लियर है? ये पीजीबीपी की आ रही फिलहाल, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो जाएगा नहीं, सेट ऑफ नहीं होगा। अब आगे देखा है इनकम ऑफ माइनर डॉटर वर्निका, प्रोफेशनल डांसर फ्रॉम हर डांस परफॉर्मेंस। भाई उस 15 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स वो खुद देगी। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि माइनर डॉटर अपनी डांस परफॉर्मेंस, टैलेंट, स्किल, नॉलेज से कमा रही है, तो वो टैक्सेबल, वो क्लब नहीं होगी। तो वर्निका वाली जो इनकम है उसको आप अलग से दिखा दो। वर्निका की इनकम कितनी है? 15 लाख। इज दैट क्लियर? नॉट टू बी क्लब, नॉट टू बी क्लब। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या बोला है? इनकम फ्रॉम कैनरा बैंक रिसीव बाय वर्निका ऑन डिपॉजिट्स मेड। अब उसी से डिपॉजिट्स, ये क्लब होगा 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए क्लब होगा तो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में, और उसमें से 1,500 रुपए की क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन। तो 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन माइनस कर दो, कितने रुपए आए? 13,500। ये हमारी हो गई अदर सोर्सेज इनकम। अब मुझे बताओ कौन सी चीज क्या कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये कितना बचा? 575, 575 बचा ना, तो ये तो होगा कैरी फॉरवर्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं कैरी फॉरवर्ड क्या क्या होगा। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा 50,000 कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी इनकम है जिसके मैं इसको सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। हाउस प्रॉपर्टी निल होगी, पीजीबीपी पॉजिटिव इनकम आ रही है 6 लाख, कैपिटल गेन निल होगी, और अदर सोर्सेज में आंसर आ रहा है 13,500। तो भाई कुल मिला के अगर देखें तो मेरी टोटल इनकम आ रही है 6,13,500। डन। ये हो गया थर्ड का बी। थर्ड का सी, particulars of income received by Anuradha for the year ended 31st March 24 are as follows. Amount received from LIC as a death benefit of her husband
विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, तो ये आपको इनकम दी हुई है ना, आपको क्या करना है, इसकी टोटल इनकम निकालनी है क्या। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 का सी। तो बताओ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC एज अ डेथ बेनिफिट ऑफ हर हस्बैंड्स इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अगर डेथ बेनिफिट मिला है ना तो ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं होता अनटिल अनलेस जो पॉलिसी के प्रीमियम्स भरे होते हैं वो गलत प्रीमियम्स भरे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, ये फुली एग्जेम्प्ट होगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 1010D एग्जेम्पशन कहां मिल जाएगी, 1010D में। तो ये वाला जो अमाउंट है ना LIC वाला, ये फुली एग्जेम्प्ट है। आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 1010D 1010D, आगे आ जाओ। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ये तो आएगा ना, ये आएगा ना। विनिंग कितना है, 70,000 ग्रॉस दिया हुआ है, आएगा पूरा का पूरा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑनलाइन लॉटरी, ये भी आएगा, ऑनलाइन लॉटरी। अब ये नेट TDS दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, इसका मतलब है TDS कटा हुआ है। कितना % TDS कटा होगा, 30 ही कटा होगा, तो 30 ही कटा होगा क्योंकि TDS इतना ही कटता है। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग से। इसके बाद है डायमंड ज्वेलरी रिसीव एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फादर सिस्टर, फादर की सिस्टर ने दिया आपको गिफ्ट। अच्छा, तो लंबी चौड़ी रिलेटिव, ये रिलेटिव नहीं होते भाई। डायमंड ज्वेलरी ये क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, 75,000। इसके बाद बताओ, फैमिली पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बताओ इसमें क्या करेंगे। फैमिली पेंशन मिली है, तो फैमिली पेंशन मिली है कितनी, 36,000। 36,000 में से माइनस करेंगे डिडक्शन, है ना, सेक्शन नंबर 57 की, क्या 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव, 36,000 का 1/3 कर दो, कितना आया 12,000। 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस 12, तो 12,000 की क्या मिल जाएगी इसमें डिडक्शन। तो फैमिली पेंशन में आएगा 24,000। अदर सोर्सेस, शी हैज टेकन अ हाउस ऑन रेंट 30,000, हाफ ऑफ द पोर्शन हाउस वाज यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस, हाफ ऑफ दिस वाज सबलेट, किसी और को किराए पर दे दिया। तो भाई ये भी कहां जाएगा, अदर सोर्सेस, ये सारी अदर सोर्सेस इनकम। सबलेटिंग रिसीट कितनी है, 20,000 रुपए पर किराए पर दिया, आधा पोर्शन। ठीक है, और आधा पोर्शन रेजिडेंस और आधा पोर्शन अब किराया उसका भर गया, तो मतलब 15,000 रुपए किराया होगा ना। तो 20,000 रुपए इंटू 12, 240, और इसमें से माइनस कर दो 15,000 इंटू 12, ये हो गया 180, कितना आ गया 60,000। तो बच्चों ये मेरी आ गई अदर सोर्सेज इनकम, कितनी कितनी हो गई, 70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000, ये आ गया 3,79,000। 3,79,000 ये आ गई मेरी अदर सोर्सेज इनकम। डन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो पूरा का पूरा TDS बेस्ड है। ठीक है, मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। हाउ फार ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल फॉर कंसिडरिंग द टैक्सेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस। हाँ, तो ऑब्वियसली बिजनेस के आप ओनर होने जरूरी है, तभी तो वो आपके लिए PGBP इनकम बनेगी। इफ द बिजनेस इज टेंटेड विद इलीगलिटी, कैन इट सेड दैट इनकम कैन नॉट बी टैक्स, नहीं, तब भी टैक्स लगेगा, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो। अगर बिजनेस है उस पर टैक्स लगेगा, चाहे लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो। फोर्थ का भी, बट ब्रीफली आउटलाइन द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू TDS रिटर्न्स। TDS रिटर्न्स ना क्वार्टरली भरना होता है, तो विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर हु हैज डिडक्टेड द TDS। इसकी ड्यू डेट्स होती है, आपको हर क्वार्टरली TDS रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको बस इसके अंदर लिखना था कि आपको हर क्वार्टरली यहां पर TDS रिटर्न भरना पड़ता है। और ये तो आपको पता है, प्रीवियस ईयर की इनकम इज असेसेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ, बट प्रीवियस ईयर के इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाता है। सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176, ये 500 सेक्शंस के बारे में इसमें लिखना, 5 नंबर ईच। तो फिर भी मुझे लगता है कि आप स्कोर कर सकते थे इसके अंदर, बट अगेन ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था,
तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो, फोर्थ का ये। तो आओ दोस्तों फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर दीज पर्संस आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आओ, अश्विनी एज 55 years हैज ओनली सैलरी इनकम 240, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फर्दर ही विड्रॉज कैश ऑफ 35 लाख। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों क्या उसको रिटर्न भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? नो, ही डज नॉट रिक्वायर टू फाइल हिज मैंडेटरी रिटर्न। इसका रीजन ये भी है कि इसकी इनकम 2.5 लाख से कम है। आगे आ जाओ। मनीष एज 65 years हैज रिटेल ट्रेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। क्या इसको रिटर्न भरने की जरूरत है? इसका प्रॉफिट है 275 जो कि 3 लाख से कम है। एज 65 है तो 3 लाख से कम हो गया, इसलिए इसको रिटर्न नहीं भरनी चाहिए। और इसकी जो टर्नओवर है वो भी 25 लाख है, जो कि बिजनेसेस में 60 लाख से ज्यादा की टर्नओवर होती है ना, तब जाके रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। और यहां पर उसको रिटर्न नहीं भरनी, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? नो। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। तो एक तो ये हो गया। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ध्रुवन इंडियन एयरफोर्स में काम करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ही हैज फॉलोइंग डिडक्शंस। तो कुछ डिडक्शंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आओ करें सॉल्व इसको। ये है फोर्थ का सेकंड पार्ट। हाँ, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये आपको एलटीसीजी दी हुई है, आपको इनकम दी हुई है टोटल 17,50,000 ग्रॉस टोटल इनकम, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 316 जो इसके अंदर ही है, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिलेगी। एक तो प्रीमियम 35,000 का पे किया मेजर डॉटर पे, सम एश्योर्ड लाइफ ऑफ द मेजर डॉटर। मेजर डॉटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी 1/4/22 की है, प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं देना चाहिए था, तो आपने ज्यादा दिया हुआ है। आपको मैक्सिमम 80C में यहां पे डिडक्शन कितने की मिलेगी बताओ? LIC प्रीमियम की बताओ, LIC प्रीमियम की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसकी जो है कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी? 17,000, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, हाँ तो ठीक है ना, टाइम डिपॉजिट मिल जाएगी, कितनी है? 52 मिल जाएगी। आगे आ जाओ। डोनेशन टू पब्लिक, ये तो 80C में नहीं आता। ट्यूशन फीस 75,000 इसकी मिल जाएगी 80C में। और बोलो अग्निवीर कॉर्पस फंड अलग है, तो भाई बस यही है। अगर मैं बात करूं कि 80C में, तो 80C में तो यही है। तो मुझे बताओ मेरी टोटल 80C में कितनी आ गई? 17,000 प्लस 52,000 प्लस 75,000, 1,44,000। इसके बाद दोस्तों आपको और क्या दिया हुआ है? एक अग्निवीर दिया हुआ है। अग्निवीर 80CCG में आता है बच्चों, उसके लिए 22,500 रुपए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसकी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। इसके अलावा 80G आ रहा है दोस्तों डोनेशन, और डोनेशन में आपने किसको दिया? पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया। ओके, डोनेशन 80G, जो 80G है ना, इसमें आपको ये कौन सी लिस्ट में आता है पता है? पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आता है आखिरी वाले में, जिसमें 10% ऑफ GTI और फिर 50 करना है। तो पहले हमें एडजस्टेड GTI निकालना पड़ेगा इसमें, और वो एडजस्टेड GTI कैसे निकालते हैं बच्चों? एडजस्टेड GTI निकालने के लिए 17,50,000 है ना, 1750 माइनस 144 माइनस 22,500 माइनस करने के बाद आ रहा है 15,83,500। ये आ गया एडजस्टेड GTI। अब इसमें क्या है? 80G की डिडक्शन चाहिए, कितनी मिलेगी? उसके लिए हमें पहला स्टेप लेना होगा ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, जो कि आपको दिया हुआ है, कितना है? 1,35,000। स्टेप नंबर 2, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI से कंपेयर करो। अब 10% ऑफ GTI से कंपेयर किया, 10% ऑफ GTI है 15,83,500 का 10% इज 15,83,50, और उसको कंपेयर किया किसके साथ? ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट के साथ, विच एवर इज लेस, तो 1,35,000। डन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? या तो 50% या 100% ऑफ नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। तो नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का 50 या 100%, मुझे एक बात बताओ, ये कितना मिलेगा? इसमें 50 मिलेगा। 50% ऑफ 1,35,000, तो ये कितना आएगा? 1,35,000 का 50%, 67,500। तो बच्चों मेरे को 80G की डिडक्शन मिलेगी 67,500। डन, खत्म।
ओहो, एक और गलती हो गई, एडजस्टेड जीटीआई में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं देते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देते, याद आ गया। तो ये गलती हो गई बेटा, एडजस्टेड जीटीआई में एलटीसीजी हटाना पड़ेगा, हटा के चेक करना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग, मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी, तो एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी, एलटीसीजी कितना, 3,16,000, ये हटा लो, 15,83,500 में से 3,16,000 और हटा लो, तो ये आ रहा है 1,2। यह काम करते ना, इसको ऐसे ही रहने देते, मैं अलग से लिख देता हूं एलटीसीजी एडजस्टेड जीटीआई, ये इसको जीटीआई रहने देते, जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई आएगा 15,83,500 में से 3,16,000 हटा दो, तो ये आएगा नेट करके 12,67,500। तो 12,67,500 का 10% ये आएगा 1,2,6,7,500, तो ये आ रहा है 1,2,6,7,500, ये आएगा, और उसका 50%, पूरा आंसर में चेंज आ गया, 1,2,6,7,500 का 50%, सारा ही आंसर करा दोगे। ठीक है बच्चों, ठीक कर लेना इसको, 1,2,6,7,500 का 50% विच इज 6,33,75, तो ये मेरा आएगा डिडक्शन 6,33,75। तो मुझे बताओ मेरा आंसर क्या आएगा, 15,83,500 माइनस 6,33,75 विच इज 15,20,125, और इसको मैं 130 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 130, टोटल इनकम मेरा आएगा ये 15,20,130, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ सेक्शन नंबर 288। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, मैं आपको इसके अंदर मैं करेक्ट कर ही रहा हूं, आप लोग ने अगर लिख लिया था तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है जी, बस इसके बाद और क्या रह गया, नाउ सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट क्या कहता है, लो जी फिर से एक सैलरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ गजेंद्र इंक्लूडिंग इन द सैलरी एज्यूमिंग ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। तो बताओ, निकाले फिर से सैलरी का, सैलरी से बहुत प्यार है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का 3। सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे है 65,000, छोड़ के तो नहीं जा रहा नौकरी, नहीं, तो 65,000 इंटू 12 कितना आया, 65,000 इंटू 12 यार 7,80,000। इसके बाद ऐड करेंगे डीए जो कि है 40% ऑफ रिटायर, 40% फॉर्मिंग पार्ट है 15,000, 15,000 इंटू 12 180। इसके बाद है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता ना, फुली टैक्सेबल, 5,000 इंटू 12 60,000। इसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये कितना दिया है, 2 बच्चों के हिसाब से 1,600 है ना, 1,600 2 बच्चों के पर चाइल्ड है, ये पर चाइल्ड है, तो 1,600 माइनस 100 1,500 इंटू 12 इंटू 2, 1,500 इंटू 12 इंटू 2, तो बच्चों ये आएगा 36,000 रुपए। $36,000। बस कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इज 150 एंड 3 ACs आपको दिए हैं, विच हैव बीन टेकन ऑन बाय हायर बाय द कंपनी हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द अकोमोडेशन। हायर चार्जेस ऑफ ईच AC इज 7,500 पर एनम। अच्छा, कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दिया है ना, चेन्नई में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 10% ऑफ सैलरी करेंगे ऐड। अच्छा, विच किराए पर AC लिए हैं, अच्छा नहीं, किराए पर AC लिए ना, बट द कंपनी चार्जेस हिम ओनली 7,000। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन दिस हाउस इज 1,50,000। कंपनी प्रोवाइडेड हिम फर्निश्ड अकोमोडेशन इन चेन्नई विच हैव बीन टेकन ऑन हायर बाय द कंपनी। AC हायर पे लिए हैं, ठीक है,
and have also been provided in the accommodation. The higher charges of each AC is 7,500 per annum. The fair rental value of such house is 15,000 per month, but the company charges him only 7,000 per month. कंपनी उससे 7,000 रुपए ले रही है. बताओ क्या करेंगे हम? RFA निकालेंगे. RFA कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ सैलरी. अमेंडमेंट है ना ये, 10% ऑफ सैलरी वाला पार्ट. तो बच्चों 10% ऑफ सैलरी करेंगे, और सैलरी की अगर हम बात करें इसमें क्या क्या आएगा? 780 का बेसिक सैलरी आएगा. डीए का क्या चाहिए होता है? फॉर्मिंग पार्ट. तो डीए का फॉर्मिंग पार्ट के लिए 180 का हमें 40% करना पड़ेगा. 180 का 40% विच इज 72,000. फिर इसके बाद मेडिकल अलाउंस विच इज 60,000. फिर इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विच इज 36,000. ये सब आना था ना, बस. तो ये आना था, इसका टोटल कर दो तो ये बनेगा 780 प्लस 72 प्लस 60 प्लस 36. ये आ रहा 9,48,000. 948 का 10% विच इज 94,800. Is that clear? 94,800, 10% of salary. प्लस फर्नीचर दिया 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का फर्नीचर है, उसका 10% 15,000. और आपको 3 एसी किराए पर दिए जिसका किराया 7,500 रुपए है. द हायर चार्जेस ऑफ ईच एसी 7,500. तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 22,500. और कंपनी आपसे 7,000 रुपए चार्ज भी कर रही है, तो जो चार्ज कर रही है वो वैल्यू माइनस कर दो पर मंथ. वो आपसे चार्ज कर रही है, बट द कंपनी चार्जेस हिम ओनली 7,000 पर मंथ. तो 7,000 इंटू 12, 84,000 चार्ज बाय कंपनी. 84,000 ये माइनस कर दो, तो बताओ कितने रुपए टैक्सेबल होगा? 94,800 माइनस 84,000 प्लस 15,000 प्लस 22,500, 48,300 RFA. बच्चों मेरी ग्रॉस सैलरी आएगी कितनी? 7,80,000 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 36,000 प्लस 48,300. ये आ जाएगी मेरी ग्रॉस सैलरी विच इज 11,04,300. और अच्छा, क्वेश्चन ने सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली थी, इंक्लूडिंग सैलरी. सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली थी. अच्छा, तो सैलरी तो निकालनी नहीं थी मुझे, मैंने ऐसे ही निकाल दी. तो मुझे ये सब चीजें निकालनी नहीं थी, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता आंसर में. अच्छा एक बात और है, ये ना अमेंडमेंट आई थी 1/9/2023, क्योंकि क्वेश्चन RFA के ऊपर आया ना, तो ये अमेंडमेंट पर पूछना चाह रहा है इसका मतलब. ठीक है, तो मैं ना अमेंडमेंट के साथ सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को. ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने ध्यान से देखा नहीं. क्वेश्चन ने सिर्फ RFA मांगा था. आप लोगों ने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो गलत थोड़ी ना है, सब कुछ ठीक है. बट RFA मांगा है ना, तो आप अमेंडमेंट पर भी ध्यान दो. RFA की अमेंडमेंट आई थी 1/9/23 से पहले, 1/9/23 के बाद. इसका मतलब है 5 महीने और 7 महीने का अलग अलग रूल है. तो आप क्या करो, जो आपकी ये सैलरी आई है ना, 3 लाख कितनी आई थी, इन सबको ऐड कर दो 780, और इसका डीए का तो हमें फॉर्मिंग पार्ट चाहिए होता है ना. बेसिक पे डीए ऑल टाइप्स, हाँ बेसिक पे डीए ऑल टाइप्स, नहीं बीए बेसिक पे डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर. तो डीए का फॉर्मिंग पार्ट ही आना था. तो 180 का 40%, इसका बस 40% करना है, बाकी सब कुछ सही है. तो 780 और 180 का 40% कर दो, यार 72, 780 प्लस 60,000 प्लस 36,000, यार 9,48,000. अब जो है 9,48,000 है ना, ये है आपका टोटल. इस 948 को 5 महीने के लिए अलग से बांट दो. तो 948 इंटू 5/12, 948 इंटू 7/12, 5/12 किया तो यार है 3,95,000, और इंटू 7/12 किया यार है 553. अब जो है ना, इसका हमें इसमें पहले 15% होता था ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ 395
इसका कर दो, कितना आएगा 395 का 15%, 59,250, और 553 का 10%, आगे से 10% हो गया ना, सो 10% ऑफ 553। अब इसके अंदर फर्नीचर ऐड कर दो, मतलब अब दोनों का अकोमोडेशन को ऐड कर दो ना, ये आ गई RFA आ गया, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आ गया। अनफर्निश्ड की वैल्यू कितनी आ गई 59250 प्लस 55300 विच इज 1,14,550 माइनस इसमें से आपसे 7,000 रुपये महीना लिया भी गया है, तो 7,000 इंटू 12 84,000 हटा दो, कितने बचे 30,550, और इसके अंदर हम फर्नीचर ऐड कर देंगे। फर्नीचर कितना था, एक तो 3 AC जो कि बन रहे हैं 22,500 के, और 1.5 लाख का एक फर्नीचर है जो 10% के हिसाब से 15,000 रुपये आपको टैक्सेबल होना चाहिए, तो ये पर आएगा 30,550 प्लस 22,500 प्लस 15,000। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में प्रॉपर अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा करनी थी तो फिर आंसर इस तरीके से ही निकालना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि RFA के ऊपर क्वेश्चन था ना, अगर नहीं होता ना तो मैं अभी फिलहाल तो मैं आंसर को ऐसे सॉल्व कर देता ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। हालांकि अमेंडमेंट कैसे आई है और अमेंडमेंट के बेसिस पर आपको आंसर लिखना चाहिए, और अमेंडमेंट आई थी 1/9/2023 को। इज दैट क्लियर? 5 महीने के लिए 15% के हिसाब से और 7 महीने के लिए 10% के हिसाब से। ठीक है जी, दैट्स इट दोस्तों। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है GST, और GST पे मैं आपको अगला सेशन लेके आऊंगा। मैं अभी DT पे खत्म करता हूं सेशन। अगर आपको लगता है कि DT के आपके कुछ मार्क्स बन रहे हैं, मुझे बताओ कैसे लगी ये वीडियो, ठीक है। और DT का जो ये पार्ट है ये आपका हो जाना चाहिए मुझे लगता है, और GST में इसी के बाद लेके आऊंगा। आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितने कमेंट्स देते हो, ठीक है। तो अगर मुझे बच्चा कहेगा कि सर GST का भी अपलोड करो तो मैं GST का भी अपलोड करूंगा, बट मेरे को भी मेहनत करने का तभी फायदा दिखेगा जब बच्चों को नीड लगेगी। इज दैट क्लियर? तो मुझे कमेंट सेक्शन पे वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो क्या कि सर GST हमें GST का भी अपलोड करके दो, ठीक है। तो मैं GST का भी आपको अपलोड करके दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए पेपर काफी लेंदी था और टाइम तो लगता ही है, बच्चों के पेपर छूटे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, बट कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं। इतने लंबे लंबे पेपर, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन 5-5 नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी इंस्टीट्यूट ने हर चीज को हाथ लगाने की कोशिश करी है, तो कोई बात नहीं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम GST करेंगे और DT के लिंक पे। थैंक यू, बाय बाय।